हेलो गाइस, दिस इज निशान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लीगल नेटवर्क पे। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 12 स्टेट। आज हम जानेंगे कि स्टेट क्या होता है। तो गाइस, पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजा द्वारा अपनी प्रजा को कुछ अधिकार दिए गए होते थे जो किसी भी परिस्थिति में उनसे नहीं छीने जाएंगे। कैसी भी कंडीशन राज्य में आए, लेकिन राजा उनसे वो अधिकार नहीं छीनेगा। फिर जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, मैग्ना कार्टा आया, देन बिल ऑफ राइट्स, देन फाइनली 1928 मोतीलाल नेहरू ऑब्जर्व्ड that state should give some fundamental rights or some basic rights to its citizens, जिनकी पूर्ति ना होने पर या जिनके इन्फ्रिंजमेंट होने पर वो स्टेट के खिलाफ केस कर सके और अपना अधिकार प्राप्त कर सके। तो आइए देखते हैं कि स्टेट क्या होता है, स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं जो डिफाइन करते हैं कि किन किन चीज़ों को स्टेट माना जाएगा और किन को नहीं माना जाएगा। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड वन इज लोकल अथॉरिटी एंड फोर्थ वन इज अदर अथॉरिटी। अगर आर्टिकल 12 नहीं भी होता तब भी फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट तो देख के समझ में आता है कि ये स्टेट है। बट बात आती है कि व्हाट इज लोकल अथॉरिटी एंड व्हाट इज अदर अथॉरिटी। तो सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल लॉज एक्ट हमें बताता है लोकल अथॉरिटीज के बारे में। तो जो भी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं वह सारी लोकल अथॉरिटीज कहलाती हैं, लाइक म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। बट बात अभी भी वहीं अटकी हुई है कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस के माध्यम से हमें बताया है कि अदर अथॉरिटीज में कौन कौन सी बॉडीज आती हैं। तो आइए देखते हैं अदर अथॉरिटीज क्या होती है। अक्सर हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट है, क्या पेट्रोल पंप स्टेट है, क्या वो यूनिवर्सिटीज में हम पढ़ते हैं वो स्टेट है, क्या जुडिशरी स्टेट है। तो आइए जानते हैं। सो द फर्स्ट केस इज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इजिस्टम जनरस का प्रिंसिपल फॉलो किया है। इसका मतलब है थिंग्स शुड बी ऑफ द सेम काइंड, मतलब चीजें एक समान होनी चाहिए। तो जो भी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है और जिसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर यूनिवर्सिटी काम करती है तो वह स्टेट है, अदरवाइज नहीं है। तो आर्टिकल 12 में जो बॉडीज दी गई हैं वो सॉवरेन फंक्शन फॉलो करती हैं। तो यूनिवर्सिटी और सॉवरेन फंक्शन फॉलो करती है तो वह स्टेट है। चूंकि यूनिवर्सिटी सॉवरेन फंक्शन फॉलो नहीं करती है तो वह स्टेट की श्रेणी में नहीं आएगा। बट सुप्रीम कोर्ट की यह पॉलिसी कैंसिल हो गई उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इजिस्टम जनरस का प्रिंसिपल बहुत रेस्ट्रिक्टिव है और आर्टिकल 12 में जो 3 बॉडीज दी गई हैं उनमें भी कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई समानता नहीं है। अब है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई बॉडी किसी लॉ द्वारा या किसी स्टैट्यूट द्वारा या पार्लियामेंट में बनाए गए किसी एक्ट द्वारा बनाई गई है तो उसमें कुछ पावर्स होंगी, जो पावर्स किसी पर्सनल इंडिविजुअल के राइट्स इन्फ्रिंज करने के लिए काफ़ी होंगी। तो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वह स्टेट की तरह काम करें या सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करें। तो इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी भी स्टेट मानी जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी स्टेट मानी जाएगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ओएनजीसी, एलआईसी या आईएफसी जैसी कमर्शियल बॉडीज भी स्टेट कहलाती हैं। तो सुखदेव वर्सेस भगतराम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी कोई बॉडी किसी स्पेशल स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है वो स्टेट कहलाती है। अब जो केस है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द केस इज आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इसमें क्या हुआ था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ टेंडर्स निकाले थे जिसमें आरडी शेट्टी ने भी एक टेंडर भरा था, बट कुछ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनका टेंडर रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ केस किया फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के लिए। तो ये देखा गया कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट है या नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इसके चेयरमैन और अदर मेंबर्स को अपॉइंट करने की, और इसके एस्टेब्लिशमेंट में जो पैसा खर्च हुआ है वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही दिया है। तो इस हिसाब से एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट समझा जाएगा। और इसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या कोई बॉडी स्टेट है या नहीं है। द फर्स्ट इज डीप कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट। तब वह बॉडी गवर्नमेंट समझी जाएगी, तब वह बॉडी स्टेट समझी जाएगी या स्टेट का कोई इंस्ट्रूमेंट या एजेंसी समझी जाएगी। अब आता है कि क्या भारत पेट्रोलियम स्टेट है। तो सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत पेट्रोलियम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है तो यह भी स्टेट है। चूंकि इसमें 5 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इसलिए यह केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द स्टेट बीइंग द चीफ फंडिंग सोर्स। मतलब स्टेट जो पैसा दे रहा है वह
कॉरपोरेशन का चीफ फंडिंग सोर्स होना चाहिए। सेकंड इज़ फंक्शनल कैरेक्टर बीइंग गवर्नमेंट इन एसेंस, मतलब कॉरपोरेशन का जो कैरेक्टर है वो गवर्नमेंट के जैसा होना चाहिए। मतलब जैसे गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, कॉरपोरेशन भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। थर्ड, प्लेनरी कंट्रोल, मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है कॉरपोरेशन का वह गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। फोर्थ, प्रायर हिस्ट्री, मतलब प्रायर हिस्ट्री होना चाहिए कि जो काम पहले गवर्नमेंट करती थी अब वो ये न्यू बॉडी कर रही है। एंड फिफ्थ इज़ सम एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ कमांड, मतलब इस कॉरपोरेशन के पास कुछ अथॉरिटी होना चाहिए, कुछ पावर्स होना चाहिए। तो ये थे वो 5 प्रिंसिपल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिए थे। अब आता है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिटरमाइनिंग टेस्ट ये नहीं है कि कोई बॉडी एज अ स्टेट काम करती है या सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करती है, बल्कि डिटरमाइनिंग टेस्ट ये है कि क्या कोई बॉडी एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट या एज अ एजेंसी ऑफ स्टेट काम करती है। मतलब कोई बॉडी स्टेट के लिए काम करती है तो वह स्टेट समझी जाएगी। यह केस इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें कुछ डिटरमाइनिंग टेस्ट दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग जो बॉडीज इन पर खरी उतरती है वह स्टेट समझी जाएगी। सो दीज आर दोज डिटरमाइनिंग टेस्ट्स। फर्स्ट इज इंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब पूरा शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए। सेकंड, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब कॉरपोरेशन को चलाने में जो भी खर्चा आता है पूरा गवर्नमेंट उसको बेयर करे। थर्ड, कॉरपोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस। फोर्थ, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ स्टेट, मतलब गवर्नमेंट का उस कॉरपोरेशन पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। फिफ्थ, फंक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशन, मतलब कॉरपोरेशन का जो फंक्शन है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए और वह गवर्नमेंट रिलेटेड होना चाहिए। एंड सिक्स्थ, अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ट्रांसफर्ड टू द कॉरपोरेशन, मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उस कॉरपोरेशन के लिए ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए बाय गवर्नमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सारे टेस्ट्स कंक्लूसिव नहीं हैं, बट ये टेस्ट हमारी हेल्प कर सकते हैं ये ओपिनियन फॉर्म करने में कि कौन सी बॉडी स्टेट समझी जाएगी और कौन सी बॉडी स्टेट नहीं समझी जाएगी। अब आता है कि क्या जुडिशरी स्टेट है या नहीं है। चूंकि आर्टिकल 12 में जुडिशरी मेंशन नहीं है इसलिए जुडिशरी स्टेट नहीं समझी जाएगी, लेकिन प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जुडिशरी के पास रूल मेकिंग पावर है या यदि वह रूल मेकिंग पावर परफॉर्म करती है तो वह स्टेट समझी जाएगी आर्टिकल 12 के पर्सपेक्टिव से। बट फाइनली इन AR एंतुले वर्सेस RS नायक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है तो वह स्टेट नहीं समझी जाएगी, और यदि वह जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है और रूल मेकिंग पावर परफॉर्म करती है तो वह स्टेट समझी जाएगी आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हमने देखा कि कौन कौन सी बॉडी स्टेट में आती हैं और कौन कौन सी बॉडी स्टेट में नहीं आती हैं। अब आप हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।